नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, इस प्रोग्राम में आज एक बार फिर हम जुड़ रहे हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव से, जो ऑस्ट्रेलिया से जुड़ रहे हैं हम। और मैं थोड़ा सा बता दूं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव के बारे में कि वो बहुत ही अच्छे ऑथर हैं। कई सारी किताबें उनकी आ चुकी हैं, जिसमें कि बुक ऑफ लाइफ उनकी बहुत ही लाइफ चेंजिंग पुस्तक है। जो कि ये पुस्तक कहती है कि अंधकार से उजाले की तरफ लेकर के जाने वाली ये बहुत ही शानदार किताब। और बहुत ही सफल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। तो आज हमारे साथ हैं और उनके साथ एक मुद्दे को लेकर के हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत माधव का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपको आपका स्वागत है हमारे इस होटल पर। प्रणाम, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी। डॉक्टर साहब, आज जो हमने विषय लिया है वो विषय है जी। द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। जी। कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जी। उनकी क्या भूमिका है हमारे निजी और प्रोफेशनल जीवन में। जी। क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी बात अक्सर हम नहीं करते हैं। तो मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूं कि इसकी क्या वजह है कि व्यक्ति अपने अधिकार की बात तो आज करता है, लेकिन संविधान में जो प्रस्तावित मौलिक अधिकार हैं उनमें से किसी एक का भी पालन नहीं करता। और उसकी वजह ये भी है कि अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसकी वजह क्या है। बहुत बढ़िया। बड़ा अच्छा बर्निंग क्वेश्चन है। मैं हमेशा से जी। कहता रहा हूं अपने एपिसोड्स में इसके संबंध में। और सबसे बड़ी जी। बात यह है कि अधिकार और कर्तव्य, जी। मैं थोड़ा सा इसको इस बैकग्राउंड से लेना चाहता हूं। अधिकार और हम्म। कर्तव्य, इन दोनों का सामंजस्य इस तरह से होना हम्म। चाहिए जैसे हमारी दोनों आंखें हैं और इसकी हम्म। पलकें हैं। एक साथ खुलती हैं, एक साथ बंद होती हैं। एक साथ खुलती जी। हैं, एक साथ बंद होती हैं। तो जो इनका सामंजस्य है, वही अधिकार और कर्तव्य का होना चाहिए। अगर हम्म। हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, सतर्क हैं, तो हमें अपने हम्म। कर्तव्यों को भी जानना चाहिए और उनको निभाना चाहिए। अगर हम जी। अपने कर्तव्यों को नहीं जानेंगे और उसको ना निभाएंगे, तो हम केवल अधिकारों को लड़ेंगे, तो हम एक डिक्टेटर होते जाएंगे। हमें पता ही नहीं कि हमारे कर्तव्य क्या है। तो इसलिए जी। आपने क्वेश्चन आज उठाया है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं काफी टाइम से बात कहता आ रहा हूं कि इसमें जी। सबसे बड़ा फॉल्ट क्या है। सबसे बड़ा फॉल्ट है हम्म। हमारी एजुकेशन का। हम्म। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका परिवार हम्म। उसकी प्रथम पाठशाला है। फैमिली इज जी द फर्स्ट बिल्कुल। स्कूल चाइल्ड। वहां से जी। हमें कोई इस तरह का दिशा ज्ञान नहीं मिलता। हम्म। कोई हमें मॉरल वैल्यूज, कोई सोशल वैल्यूज, एथिक्स, हम्म। सिविक सेंस, हम्म। या जो हमारे हम्म। फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो तो शायद जी। हमारे किसी को भी शायद पता नहीं होंगी। तो उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है और सब अनभिज्ञ हैं और सब एक तरह से हम्म। सो रहे हैं। हम्म। क्या हम्म। है कि हमें ना तो हमें परिवार से वो शिक्षा मिली उसके बारे में, ना कोई जानकारी मिली, हम्म। ना आगे जब हमारी एजुकेशन स्टार्ट हुई, वो शिक्षा प्रणाली हम्म। वैसे में दोषपूर्ण है। क्योंकि उसमें हम अपने जो आने वाली पीढ़ी है, जो भविष्य के निर्माता जी। है, हम उनको वो नॉलेज नहीं दे पा रहे। क्योंकि हमारे पास वो सब्जेक्ट ही नहीं है। हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर वो सब्जेक्ट ही नहीं है। हम उसको एक रोबोट बना रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हम्म। कि वो बच्चा पहले, सबसे पहले जो उसकी बेस वैल्यूज हैं, जो उसके हम्म। पिलर हैं, जिससे उसकी आगे का जीवन मजबूत होगा, उनको मजबूत जी। हो। उसके लिए जी। मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में, सिलेबस में, मॉरल एजुकेशन का एक हम्म। सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए। और जो बिल्कुल फर्स्ट बिल्कुल। क्लास से लेके और पोस्ट ग्रेजुएशन तक होना चाहिए, जिसके अंदर धीरे 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 लेवल के हिसाब से उनको एजुकेट किया जाना चाहिए। क्यों? जी क्योंकि बिल्कुल। जब वो एजुकेशन हमें मिल ही नहीं रही, तो हम्म। कायदे देखा जाए हमारी भी गलती नहीं है, हमें जी। सिखाने वालों की गलती है। बच्चा तो जब पैदा होता है तो वो तो एक विदाउट शार्पनर वाली पेंसिल की तरह होता है। उसको हम किस तरह शार्प करें,
ये उसका काम होता है शार्पनर का। तो हम बच्चे जी को उस हिसाब तक नहीं दे पा रहे। यही आज अब मुझे देखने को मिल रहा है कि जिसकी वजह से हम केवल अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हमें ये तो पता है कि हमारे संविधान में हमारे क्या अधिकार है, लेकिन हमें ये किसी को जी पता नहीं कि हमारे संविधान में हमारी क्या ड्यूटीज है। बड़े अफसोस की जी। बात है। 10 ड्यूटीज संविधान में दी गई हैं, लेकिन शायद मेरे ख्याल में हम्म, तो शायद एक दो भी पता नहीं है। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात क्या है? डॉक्टर साहब, जी। जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें संविधान की ड्यूटीज की, जो बात करें, हम्म। तो पहली ड्यूटीज में जैसे आता है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें और उसकी रक्षा करें। लेकिन कई स्थानों पर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का उस तरीके से सम्मान नहीं होता है। बड़े सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि राष्ट्रीय ध्वज कब फहराना है, कब झुकाना है, कब लहराना है नहीं। तो ये भी मतलब भारत में रहते हुए मुझे नहीं लगता कि अधिकांश लोगों को पता होगा। और कई बार तो बड़ा दुख होता है कि राष्ट्रीय ध्वज को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल। पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उन्हें वो बताया ना कि हमें उस चीज के लिए एजुकेट नहीं किया गया। हमें उस चीज जी के लिए बताया ही नहीं गया कि ये हमारे जो हमारे जो नेशनल हमारी ड्यूटीज है अपने नेशन के प्रति। मैंने हमेशा एक बात कही है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर 4 कर्ज होते हैं बहुत बड़े। हम्म हम्म पहला कर्ज अपने परिवार और माता पिता का। दूसरा कर्ज हम्म, देश और समाज का। तीसरा कर्ज मानवता का। और चौथा कर्ज अपने अगले जीवन का, अपने अगले जन्म जी का। इन चारों हम्म के अंदर अगर आप लेके चलें तो ये सारी बातें अपने आप कवर हो जाती हैं। आजकल क्या हो रहा है कि हम इतने संकुचित हो गए हैं, इतनी इंडिविजुअलिटी हो गई है हमारे अंदर कि हम केवल अपने परिवार तक ही सीमित रह गए। उसमें माता पिता को भी हम्म शामिल नहीं किया। मैं मेरी बीवी मेरी बच्चा, उसके इतना हम्म स्वार्थ हो गया हमारे अंदर कि हम केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। तो जो कि जहाँ स्वार्थ ऊपर हो गया तो वहां ड्यूटी तो खत्म हो गई, हम्म वहां तो अधिकारी हो गया ना केवल। हम्म, तो जब हमें बिल्कुल। परिवार, देखिए देश की बात तो बहुत बड़ी है, समाज की बात बहुत बड़ी है। मैं परिवार से लेके चलता हूँ आपको। परिवार में हम्म पिता और हम्म, पुत्र का क्या संबंध है? क्या जी पुत्र को ये तो अधिकार पता है कि मुझे अपने माता पिता की संपत्ति में से मेरा कानूनी हम्म अधिकार है, मुझे मिलना है। ये उस अधिकार के हम्म प्रति वो जागरूक है। लेकिन उसका हम्म अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं। हम्म गौण है, हम्म क्या है, और ना वो करता है। तो वही वाली बात इसी तरह बहू आती है। बहू को ये तो पता हम्म है कि मेरे यहाँ क्या हम्म, राइट्स है, लेकिन मेरी जी ड्यूटीज क्या है मेरे इस परिवार के लिए, मेरे सास ससुर के लिए, मेरे ससुराल के लिए, मेरे वो उसके बारे में बिल्कुल। आप ये डॉक्टर परिवार साहब, से। पहले की अगर बात की जाए तो पहले लोगों को अधिकार मांगना नहीं पड़ता था। यस। पहले आप देखिए तो व्यक्ति अपना कर्तव्य करता चला जाता था, अपनी जिम्मेदारियां निभाता था और वो परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति कर्तव्य करता था। और लोग स्वयं ही, घर के लोग हों या बाहर के लोग हों, तो वो तो खुद ही अधिकारी होता था उन सब चीजों का। नेचुरल बात है, तो जो आप कह रहे ये हैं बिल्कुल सही है। देखिए, जो मेरा अधिकार है वो दूसरे का कर्तव्य है, और जो मेरा कर्तव्य है वो दूसरे का अधिकार भी हो सकता है। तो अगर हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे तो हम उसके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। मैंने हमेशा ये कहा है कि अगर आपको किसी की खींची हुई लाइन से अपनी लाइन को बड़ी करना है तो उसकी लाइन को रबड़ से मिटा के बड़ी नहीं करना और उसको छोटी करना है। अपनी लाइन उसके बराबर बड़ी खींचनी है, तब वो छोटी करनी है। ये है स्पोर्ट्स में। लेकिन ये आजकल किसी में नहीं। ये सिर्फ इसीलिए ये है कि हम केवल अधिकारियों को लड़ रहे हैं। कोई जाति देख लो, कोई धर्म देख लो, आप कुछ भी देख लो, अपने स्वयं निर्मित जाति धर्म है। मानवता सब भूल चुके हैं जो जो असली धर्म है। और जाति में ये पता है कि मेरी जाति के लिए ये मेरे अधिकार है, मेरे अधिकारी को हनन हो रहा है। मेरे धर्म के लिए ये अधिकार है, मेरे धर्म का हनन हो रहा है। जो बेसिक तुम्हारी जो ड्यूटीज है देश के प्रति, समाज के प्रति, वो तुम क्या कर रहे हो? उसके प्रति तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। बल्कि देखा जाए तो उसके प्रति आप कुछ कर ही नहीं रहे। अगर ये पहले तो ऐसा नहीं था। पहले अगर ऐसा होता तो शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस ऐसे लोग पैदा नहीं होते, चंद्रशेखर आजाद ऐसे लोग पैदा नहीं होते। बिल्कुल उनको सही। शिक्षा पहले उस तरह से मिली। उनके लिए देश प्रमुख था, अपना जीवन हम्म प्रमुख था। आजकल अपना जीवन प्रमुख है, देश की किसी को परवाह नहीं है, समाज की किसी को परवाह नहीं। हम्म तो मानवता, हम्म मेरा कहना शुरू से ये रहा है कि इस आदमी को केवल
उसका जीवन तभी सफल माना जाता है जब वो एक सच्चा हम्म, इंसान बन जाए। और सच्चा इंसान बनने के अंदर जो आपने ये बात पूछी है आज, वो उसके अंदर पूरी फिट बैठती है। सच्चा इंसान आदमी बिल्कुल। तभी कहला सकता है जब वो अपनी ड्यूटीज के प्रति पूरी तरह से जागरूक हो और सतर्क हो हम्म, और उसको निभाए। तो अब आप बिल्कुल। ये जो आपने बात मुझसे पूछी आज, संविधान का जो ने जो ड्यूटी दी गई पहली, उसके संबंध में भी ये सारी बातें खरी उतरती हैं। क्योंकि जी, देखिए, बिल्कुल। जब हमें पता है राष्ट्रीय गान की पहले क्या पोजीशन थी और आज क्या पोजीशन है, आज तो लोग बाग खड़े भी नहीं होते जब राष्ट्रीय गान होता हम्म, है। हम्म, जब झंडा फहराया जाता है तो लोग बाग पीछे को निकल जाते हैं, आपस में बात करते रहते हम्म, हैं। राष्ट्रीय गान होता है तो आपस में बात करते रहते हैं। और बहुत से लोग तो राष्ट्रीय गान के टाइम कोई इंपॉर्टेंट देते ही नहीं है, हमारे ध्वनि हम्म, को इंपॉर्टेंट देते ही नहीं है। तो हम्म, क्या है, क्या मॉरल है हमारा? हम्म, हम बिल्कुल फेल हो चुके हैं, क्योंकि हमारी बिल्कुल। एजुकेशन फेल है। चाहे वो परिवार की हो और चाहे वो स्कूल की। हमें जी। इसके बारे में कुछ नहीं पता। डॉक्टर, बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि इसी से जुड़ी हुई जो दूसरा जो कर्तव्य जो बनता है, हम्म, वो है कि राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने का भी कर्तव्य है। बिल्कुल अब सही। सवाल ये है कि यहाँ पर देश की अखंडता को लेकर के तो बड़े सारे लोग जो हैं वो देश को विखंडित करने के लिए लगे हुए हैं, देश के टुकड़े करने के लिए लगे हुए हैं। तो प्रश्न यहाँ पर ये है, और उसी देश से ये भी चाहते हैं कि वो उनकी सभी मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति करे, हम्म। उनका ख्याल रखे, हम्म। और उनको अन्न धन दाना पानी जो भी उनका है, हम्म, उनके जीवन की रक्षा, उनकी सुरक्षा सबकी बिल्कुल जिम्मेदारी भी ले। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो जो है किसी भी प्रकार का कोई कर्तव्य नहीं करेंगे, और देश को विखंडित करने के सभी वो काम करेंगे कि जो वो कर सकते हैं। जो कर सकते हैं, बिल्कुल सही आपने बात कही। जी। अगर ये तो इस मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसमें जो ये मानसिकता है इसको कैसे बदला जाए, और ये क्या मतलब इस तरीके से इसको कैसे एक अभियान की तरह से लेके जाया जाए कि हर व्यक्ति के अंदर ये इंजेस्ट हो ये बात कि भाई राष्ट्र है और राष्ट्र सर्वोपरि है। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्र है तो हम हैं। राष्ट्र अगर बिल्कुल। हमारा उत्थान की तरफ जा रहा है तो हम अपने आप ही उत्थान की तरफ जा रहे हैं। हमें दूरगामी सोच रखनी चाहिए। हमें अपनी दूरदर्शिता को डेवलप करना चाहिए। वो अपने अंदर इंस्टॉल करनी चाहिए दूरदर्शिता, देशभक्ति और हम्म, देश के प्रति लगाव जो पहले था। कभी जो मैंने भी आपको नाम लिए, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उनके बारे में और आज के बारे में सोच लीजिए। आज सब शहीद भगत सिंह की जयंती मनाते हैं, सब मनाते हैं। हम्म, इंडिपेंडेंस डे सब मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस सब मनाते हैं, रिपब्लिक डे सब मनाते हैं। लेकिन क्या होता है, वो एक त्योहार की तरह मन के रह जाता है। उस दिन लाउड स्पीकर पे देशभक्ति के गाने बज जाते हैं और जगह जगह झंडे फहराए जाते हैं। अगले दिन से फिर अपनी वही लकीर शुरू हो जाती है। मुझे एक बात बताइए, ये जो सिंबॉलिक जो हमारे जो भी त्योहार है नेशनल, जो फेस्टिवल्स है, जैसे हमारा रिपब्लिक डे है, हमारा 15 अगस्त का हमारी स्वतंत्रता दिवस है, हमें उस दिन हम मनाने का असली उद्देश्य क्या है? कि हम उस दिन ये शपथ लें कि आज मैं शपथ लेता हूं कि मैं जीवन पर्यंत अपने देश की संप्रभुता, उसकी एकता, उसकी अखंडता को बनाने में पूरा योगदान दूंगा और उसकी उन्नति के लिए अपनी एड़ी से चोटी तक का जोड़ रहा हूं। लेकिन कोई करता है क्या? आप बता दीजिए, चाहे नेता देख लीजिए, चाहे जनता देख लीजिए, सब अपना लीपा पोती में लगे हुए हैं। बस फेस्टिवल मनाना है हम्म, तो मनाना है। ये फेस्टिवल नहीं है, ये वो नहीं है कि आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कोई बर्थडे सेलिब्रेशन जी। नहीं है, जन्मदिन या वैवाहिक हम्म, समारोह नहीं है ये देश की हम्म, अखंडता के लिए, देश की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा दिवस है। उसके अंदर हम हम्म, शपथ नहीं लेंगे, तब तक हमारा दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं है, मेरा नहीं मानना। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी शहीद आजम भगत सिंह की बात की, राजगुरु की बात की, सुखदेव की बात की, तो देश को आवश्यकता थी, इसीलिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी और देश अपने को न्यौछावर कर दिया उन्होंने। ऐसे हमारे राष्ट्र से के ऐसे वीर रहे, शहीद रहे। तो अगली जो ड्यूटी है कि देश की रक्षा करें और राष्ट्र सेवा के लिए बुलाए जाने पर तैयार रहें। तो आज के युवाओं में एक प्रवृत्ति मैं देख रहा हूँ कि वो धन के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। धन को कमाना या धन को अर्जित करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पहले जो चाव या पहले जो जोश, मतलब इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में,
नेवी में जो जाने का युवाओं की तरफ होता था, उसमें धीरे धीरे करके कुछ कमी आई है। राष्ट्र के प्रति सेवा को, भाव को लेकर के लोगों के अंदर निरंतर जो है वो गिरावट देखी जा रही है। और उसका कहीं ना कहीं जो कारण है वो हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि, हमारी सोच और हमारे जो भी विचारधारा है, बिल्कुल सही वो बात। कहीं ना कहीं उसमें आड़े आ रही है। बिल्कुल सही बात। जो मुझे लगता है, तो बिल्कुल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो राष्ट्र के प्रति ये भाव नहीं रखता है, तो ऐसी प्रजातियों का, ऐसी मनुष्य जातियों के लिए क्या चुनौतियां आगे हैं, मैं ये आपसे जानना चाहता देखिए, जो इस तरह का नहीं रखता ना, वो तो मैं कहूंगा एक कालिदास है। जैसे हूँ। कालिदास ने डाल पे बैठा था, उसी काट रहा था। तो ये लोग भी हम्म, कर रहे हैं कि जो देश है इनका, जो धरती है इनकी, जहाँ ये पैदा हुए हैं, उसके प्रति अब अपने कर्तव्य को भुला के ये जो उसकी जड़ काट रहे हैं, तो उससे इनकी भी जड़ ऑटोमेटिकली कट रही है। ये वही कालिदास है जो जिस डाल में बैठे हैं उसे काट रहे हैं। फैक्ट बता रहा जी। हूं। हमारा जो उद्देश्य है, वो देश के प्रति बहुत कुछ है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि देश प्रेम की भावना तो आजकल किसी में है ही नहीं। केवल निजी, हम्म, बस निजी स्वार्थ पूरा हो जाए, हम्म, और निजी स्वार्थ की वजह से हम्म, मैकेनिक हो गया। और वही जैसे आपने कहा कि पैसे के पीछे भागने लगा। पैसे के पीछे भागना एक अंधी दौड़ है, अंधा कुआं है। हाँ, तो उसका कोई और छोर है ही नहीं। आप भागते रहिए, लेकिन मिलना कुछ नहीं है। अंत में जाएंगे तो कुछ नहीं मिलना, आप देखेंगे तो 0/0 मिलेगा। खाली पैसे हम्म, से आदमी सोचे कि बड़ा हो जाता है, नहीं। आदमी बड़ा होता है उसकी देशभक्ति की भावना से, उसके आदर्शों से, उसके अपने चरित्र से, उसके अपने क्रियाकलापों से वो बड़ा होता है। पैसे से बड़ा नहीं होता। पैसे वाले की इज्जत केवल उसके सामने होती है, पैसे की वजह से, जिसको चमचागिरी भी कहते हैं, बटरिंग। लेकिन उसके पीछे उसकी ही बुराई करते हैं और उसे गाली देते हैं। तो ये पैसे वाली क्या इज्जत, कि ये है पैसे की कीमत। तो वो उस पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो जिसको आप झूठी इज्जत के रूप में अख्तियार कर रहे हो। जबकि सच्ची इज्जत तब पैदा होगी जब आप, अब हम क्यों भगत सिंह जी का नाम आज ले रहे हैं, शहीद भगत सिंह का, क्यों राजगुरु जी का नाम ले रहे हैं, क्यों सुखदेव, क्यों सुभाष चंद्र बोस, क्यों चंद्रशेखर आजाद का नाम ले रहे हैं, बड़े सम्मान से ले रहे हैं, बड़े गर्व से ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो पैसे वाले नहीं थे। कोई पैसा, पैसे कमाने के पीछे नहीं भागे थे। उनके कुछ आदर्श थे, उनके कुछ मूल्य थे, जीवन नैतिक मूल्य थे। उन्होंने देश के बारे में सोचा, समाज के बारे में सोचा, देश की आजादी के बारे में सोचा। तो ऐसे लोग महान हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं। हम केवल पैसे के पीछे जाके, आप ये देखिए, लाखों लोग रोज मरते हैं। जब जब कोविड हुआ, लाखों लोग मरे, कोई आज नाम लेने वाला है? हम्म, यही स्थिति, दुर्दशा होती है बाद में, पैसे के पीछे भागने पर। हम्म, तो बिल्कुल। मेरा निवेदन है, जी। अपने अपने हम्म, जो हमारी जनता जनार्दन है, अपने जो आने वाली नई पीढ़ी है, कि भैया, सबसे पहला आपके लिए देश और समाज है, मानवता है। उसके बाद में आपका अपना परिवार है। हम्म, परिवार से ऊपर उठो। इतने संकुचित दायरे में मत रहो कि परिवार तक सीमित रहो और सब कमाते रहो परिवार के लिए। अगर देशभक्ति की भावना होगी तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। और आज भ्रष्टाचार देख लीजिए कितना है। भ्रष्टाचार का मतलब जी। ये है कि आपको देश से प्यार नहीं है। अगर देश हम्म, से आपको प्यार होगा, आप कभी भ्रष्ट हो ही नहीं सकते। आपको प्यार है अपने से, आपको प्यार है अपने परिवार से, आपको प्यार है अपने स्वार्थ से, अपनी कुर्सी से, अपनी इन सब चीजों, अपने अपने पद से, प्रतिष्ठा से, पैसे से, संपत्ति से, इससे प्यार है। अगर आपको देश से प्यार होगा तो आप कभी भी किसी तरह से भी बेईमान तो हो ही नहीं सकते, भ्रष्टाचारी तो हो ही नहीं सकते। लेकिन अब आप देख लीजिए, आज आज हमारे देश की क्या स्थिति है। भ्रष्टाचार की चरम सीमा पे पहुंच रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे में किसी की देशभक्ति भावना हो सकती है? हम्म, बताइए। और दोनों का बिल्कुल ठीक कितना बड़ा, कहा। मैंने बताया आपको ये बात। कभी आप सोच सकते हैं कि शहीद भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद या राजगुरु सुखदेव और सुभाष चंद्र बोस देश की इज्जत के लिए पैसे को मान के और देश की इज्जत को नीलाम कर दें? बताइए। वो कभी भ्रष्ट की श्रेणी में आ सकते हैं? तो हम क्यों नहीं अपने आप को ऊपर उठाते? अरे देश ऊपर उठेगा तो हम अपने आप ऊपर उठेंगे भाई। ये थोड़ी हम्म, है कि चंद पैसे के लिए चंद लोग तो ऊपर हो गए, उन्होंने तो अपनी 12-13 पीढ़ियों के बारे में इकट्ठा कर लिया, और उस जनता के बारे में नहीं हम्म, सोच रहे जो हमारे भाई बैठे हुए हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। तो आप भ्रष्ट क्यों हो रहे हैं? इसका रीजन ये है कि आप में देशभक्ति की भावना नहीं है। जी। डॉक्टर साहब, अगला जो कर्तव्य की जो बातचीत की जाती है वो ये है कि सभी लोगों के बीच में भाईचारा और सद्भाव बनाए रखें। अब जो हालात हैं वो ये हैं
कि जहां हम सद्भाव की बात कर रहे हैं, भाईचारा की बात कर रहे हैं, तो इसमें पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। हम्म, और पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने की वजह से दिलों में नफरत, घृणा, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को, मतलब कहीं ना कहीं गिराने की, उसको प्रताड़ित करने की, उस पर अत्याचार करने की सब साजिशें जो है वो चलनी शुरू हो जाती है। क्या आपको लगता है कि कोई भी मनुष्यता घृणा, वितृष्णा और नफरत इस तरह से ऊपर उभर सकती है? और अगर नहीं उभर सकती है, तो हम, जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम भाईचारा और सद्भाव को आपस में बनाए रखें, तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, भाईचारा और सद्भाव तब बनेगा जब हम देश के साथ एकजुट होकर चलेंगे, जब हम अपने आप को पहले भारतीय मानेंगे, बाद में कुछ मानेंगे। हम्म, लेकिन आजकल कोई भी भारतीय नहीं है। आजकल हम्म, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, और इनमें भी बहुत मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं ये, हाँ ब्राह्मण में भी 50 जी। है। तो जो ये स्वयं निर्मित धर्म और जाति है ना, मैं कहता हूं यही मेन कल्पिट है इस चीज के। हम्म, धर्म और जातियों ने बांटा हुआ है ना, और हम हमारे वोटों की राजनीति की वजह से और इसको बांटा जा रहा है, जिसकी वजह से ये सब चीजें जो हैं वो दूर होती जा रही हैं, मृत तृष्णा की तरह। राष्ट्र पीछे हो गया है, राष्ट्र पीछे हो गया। और धर्म और जातियां जो है ये आगे हो गई। मेरा कहना ये है कि हमारी जाति भी वही, हमारा धर्म भी वही, देश, समाज। हम्म, हमारा जाति धर्म इसके अलावा कुछ नहीं है। जो जाति है वो स्वयं निर्मित है, उसके लिए तो हम लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे से। हम्म, स्वयं निर्मित है, ईश्वर ने कोई जाति धर्म नहीं बनाया। मैंने हमेशा कहा है, हम्म, कई सौ सीरे अपने एपिसोड में बोल चुका हूं कि ईश्वर ने कोई जाति धर्म भी नहीं बनाया। ईश्वर ने बनाया इंसान। तो पहले, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो, ये उसने बनाया है, तभी वो आपसे खुश होगा। इससे ईश्वर ही बहुत नाराज है। आप एक बात देखिए, एक माता पिता है, मैं हूं, आप भी हैं। मेरे अगर 3 बेटे हैं और वो आपस हम्म, में लड़ रहे हैं, तो मैं खुश होऊंगा हम्म, कभी? बताइए। इसी तरह बिल्कुल ईश्वर नहीं। सबका माता पिता है, उसकी सब संतानें हैं, और वो आपस में अपने बनाए हुए जातीय धर्म पर लड़ रही है, तो ईश्वर कभी खुश होगा क्या? ईश्वर बहुत नाराज है। तो आप सोचो तो सही, इसका इसका कितना दुष्परिणाम, भयंकर परिणाम मिल रहे हैं आपको। जो ये नेशनल, जो ये हम्म, कैलेमिटीज होती है ना नेचुरल, वो इसीलिए हो रही हैं। कोविड आ गया, अब हम्म, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, ये सब क्या हो रहा है? यही है, ईश्वर बहुत नाराज है। उसके बनाए हुए बच्चे अगर वो प्यार से रहेंगे तो कितना सुख हो। जिस तरह हमारे बच्चे, 4 बेटे या 3 बेटे हैं, वो अगर आपस में प्यार से रहते हैं तो हमें कितना सुख मिलता है, कितना अच्छा लगता है, कितना हम खुश होते हैं। आप सोचो इस बात को हम्म। जरा, इसको कभी सोच के देखिए जो मैंने आज आपको बात बताई है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर साहब, अभी जो थोड़ा सा इस तरफ भी लेकर के जाते हैं कि लोग पर्यावरण की बात करते हैं, लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, लोग एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, कचरा की बात करते हैं, दुनिया भर के जो है स्वच्छता अभियान मोदी जी ने चलाया था, पता नहीं कितने लोगों ने उसको फॉलो अप किया है। तो एक ड्यूटी ये भी है कि भाई पर्यावरण की, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, कि ईश्वर ने तो बहुत अच्छी धरती आपको दी है, बहुत सजा करके दी है, तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसे सुधारे भी। ये मनुष्य का कर्तव्य है, जिसको सब लोग भूले बैठे हुए हैं। सबको पेड़ की छाया चाहिए, फल चाहिए, फूल चाहिए, हवाएं चाहिए, बहुत अच्छा सब कुछ वातावरण चाहिए, लेकिन करना कुछ ना पड़े, है नहीं? तो ये जो चीज या ये जो भाव है, ये किस तरीके से पैदा हो और ये क्यों नहीं है लोगों के अंदर? ये मूर्खता है। उसे ज्ञान के लिए खुला हुआ नहीं है, वो बंद पड़ा हुआ है। उसे ये पता नहीं है जी। कि अगर पर्यावरण खराब होगा तो उसका तो अपने आप अपना जीवन भी खराब हो जाएगा। पर्यावरण खराब होने के साथ साथ उसकी सेहत खराब होगी, उसका स्वाद बिगड़ेगा, उसके परिवार का स्वाद बिगड़ेगा। पर्यावरण अच्छा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगी एयर में, पॉल्यूशन नहीं होगा। आप देख लीजिए हमारे भारतवर्ष में दिल्ली और एनसीआर में पॉल्यूशन कितना हाई लेवल पर पहुंच जाता है। उसके हम्म, दोषी केवल, उसका उसका दोषी और कोई नहीं है। इसके लिए हमें अपने आप को बदलना होगा। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम ये चाहें कि कोई जादू की छड़ी आ जाए और वो घुमा दे कि भाई पर्यावरण तुम्हारा स्वच्छ हो गया, फिर तुम बिगाड़ने के लिए स्वतंत्र हो गया, बिगाड़ो इसे। फिर जब बिगड़ जाएगा फिर हम आ जाएंगे और इसे स्वच्छ कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला। ये हम लोगों को ही करना। हम्म, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने पड़ेंगे।
अधिक सड़ी वृक्षों को काटना बंद करना पड़ेगा। ये नहीं कि कॉलोनी बन रही है साहब, कॉलोनाइजर ने कॉलोनी काट ली और वो कॉलोनी बन रही है, सारे पेड़ काट दिए। आज देख लीजिए, आप आज से 50 साल पहले देख लीजिए और आज से आप देख लीजिए पर्यावरण का आप कितना अंतर, कितना डिटोरेशन है। आप देखिए, पहले कभी आपने सुना था कि इतनी पॉल्यूशन होता है हमारे यहाँ? ये पर्पज सिस्टम। दूसरी चीज, सफाई का हम कितना ध्यान रखते हैं। अपने घर का कूड़ा पॉलिथीन में बांध के हम नाली में फेंक देते हैं, या दूसरे घर के आगे फेंक देते हैं, गली में फेंक देते हैं। तो आप ये बताओ, हम क्या क्या अपने स्वच्छता का ध्यान रख रहे हैं? कुछ भी नहीं रख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस सब के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा खुद। एक एक आदमी को जागरूक होना पड़ेगा, एक एक भारतीय को जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरह मैं आपको आपको बताता हूं कि भारतवर्ष में एक जगह है, मध्य प्रदेश में, इंदौर। और आप कभी गए हो इंदौर के बारे में, आपने कभी सुना हो, तो इंदौर इस चीज का श्रेष्ठ उदाहरण है, एक आदर्श है। इंदौर में आपको कहीं कोई कूड़ा नहीं मिलेगा, कहीं कोई, सुबह से ही वहां सफाई होती है, घर के लोग, बाहर के लोग सफाई करते हैं, कोई चीज सड़क पे फेंकते नहीं, कूड़ेदान में डाली जाती है, कूड़ेदान की रोज सफाई होती है, और फर्शों की डेली वो होती है, झाड़ पोछ होती है, डेली सफाई होती है। आप देखिए इंदौर को, तो क्या क्यों पूरा इंदौर नहीं बना सकते? और मैं तो विदेशों में रहता बिल्कुल होगी। मैं तो विदेशों में रहता हूँ, बिल्कुल। मैं बताता हूँ कि हम लोग कितना कितना careful होते हैं गंदगी के प्रति। हम्म। अगर टॉफी बच्चे ने खाई है तो वो टॉफी का जो रैपर है उतार के जेब में रख लेते हैं। अगर हमने कोई केला खाया तो उसका केले के छिलके अपने पॉलिथीन में डाल के रख लेते हैं। अब जैसे कुत्ते को घुमाने ले गए, मैं आपको बताता हूँ बहुत बड़ा उदाहरण। कुत्ते, यहाँ पे कुत्ते बहुत होते हैं विदेशों में। मैं ऑस्ट्रेलिया, सिडनी में हूँ इस समय, और जब घूमने जाता हूँ देखा बहुत कुत्ते घुमाने लोग वहाँ लेके जाते हैं। लेकिन क्या होता है, वहाँ पार्क में वो लगे होते हैं बॉक्सेस, उनके अंदर पॉलिथीन लटके। कुत्ता जाए, अगर वो लैट्रिन करता है तो आप वहां से पॉलिथीन निकालिए, उस लैट्रिन को उठाइए और डस्टबिन में डालिए। ये यहाँ देखा जाता है आम, खुलेआम देख लीजिए आप। रोजाना आपको 10 20 50 आदमी अगर आप घूमने जाएंगे तो आपको करते मिलेंगे। हमारे भारत में होता है क्या ये? खुलेआम जानवर जो है वो घूम रहे हैं सड़क पे, और वो अपना लैट्रिन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई किसी को मतलब ही नहीं है। तो जब हम जागरूक है ही नहीं। यहाँ तो साहब खुद जाकर के लोग खुद लैट्रिन कर देते हैं जाकर के। आप सोचो, आप मोदी जी ने कितना कितना बेचारों ने कोशिश की कि शौचालय बनवाए, कितने कितने ज्यादा शौचालय बनवाए। पहले तो खुले में लोग लैट्रिन करते रहते थे। तो आप देखो, तो हम जागरूक है ही नहीं यार, हम तो सो रहे हैं। जब सो रहे हो भैया, तो सोते में तो देखो, अगर आपको जगाने के लिए अलार्म आपने लगाया है और आप नहीं जागना चाहते तो आप तो अलार्म बंद कर दोगे, अलार्म तो बज के चुप हो जाएगा। आप तो सोते रहो। तो देश को अगर उठाना है, इसको स्वच्छ बनाना है, पर्यावरण को बढ़िया करना है, तो उसके लिए हमें योगदान देना होगा। हर एक व्यक्ति, बिल्कुल बिल्कुल। 1.5 अरब की हर पॉपुलेशन, व्यक्ति की जिम्मेदारी। 1.5 अरब आदमियों में अगर 1 अरब भी इसके पीछे लग जाए, तो आप देखिए देश देश आज इंदौर से भी ज्यादा ऊंचा होगा। और हमारे जो फॉरेन कंट्री है ना, जो जहां मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ या जहां मैं जहाँ की बात कर रहा हूँ, अमेरिका वगैरह की, कितनी सफाई रहती है। हमारे जीरो, जीरो पॉल्यूशन है, जीरो, सिडनी में जीरो। आप, मैं यहाँ बैठा हूँ और सामने की लाइट बिल्कुल ऐसी दिखाई दे रही है कि चमकीली एकदम। और हमारे यहाँ देख लीजिए आप, धुएं में और फॉग में दिखाई देती है, दिखाई नहीं देती। तो इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, सरकार नहीं है। सरकार तो हमारे से है ना। अगर एक एक करके आगे तो अपने आप देश बदल जाएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगला जो कर्तव्य है जो प्रस्तावित है कि भाई आपको अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है। जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहा जा रहा है संविधान के अनुसार, तो हम बात कर रहे हैं कि भाई अंधविश्वास, पाखंड और दुनिया भर की जो चीजें हैं उनमें मत करिए भैया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख लीजिए। क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख करके ही, जहां आप बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब सिडनी में, या फिर अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज या अन्य जो देश हैं, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रख करके ही वो आगे बढ़े हैं। अब ये छुआछूत, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, पाखंड को देख लेकर के अगर आप चलेंगे तो कैसे सुधार होंगे और कैसे देश आगे बढ़ेगा? कुछ नहीं। तो ये जो है हमारे कर्तव्यों के अंदर है कि भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें और मानवीय सुधारों की तरफ आगे बढ़े। ये कहा जा रहा है संविधान में, लेकिन हम हम में से कितने लोग ये कर रहे हैं? हम में से, मैं अगर आप कहेंगे तो 10% लोग भी ऐसे नहीं है। जी बिल्कुल। पाखंड अपने अपने सबने वो बना रखे हैं, अंधविश्वास।
हर धर्म ने अपने अपने बना रखे हैं और हर एक ने अपने अपने बना रखे हैं, उसी में लगे पड़े हैं, कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, जी। नेवर फॉलो द क्राउड, मेरी बुक ऑफ लाइफ का एक नियम है ये, नेवर फॉलो द हम्म। क्राउड, मेक योर ओन वे एंड अचीव द गोल। भेड़ के हम्म। पीछे भेड़ जाती है, हम भेड़ नहीं है। ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण कब होगा, जब हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। अगर, मैं कहता हूं पहले जानो तब मानो ना। अब आज क्या है, हम्म। मान रहे हैं जानना चाहते नहीं, तो कहां से वैज्ञानिक दृष्टि, हम्म। कहां से होगा, हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। हम्म। उसके पीछे चल रहे हैं, भेड़ के पीछे चल रहे हैं। और फिर हमारी शिक्षा का, मैं हम्म। ये बताया, सबसे बड़ी इसके पीछे दोषी शिक्षा है। अगर शिक्षा हमें हम्म। पारंपरिक रूप से सही मिले, हमें जो शिक्षा हमारी स्कूलों की है वो सही मिले, उसमें एक पीरियड हमारा इस तरह का जरूर होना चाहिए, जब हमें सोशल एथिक्स, मॉरल, हम्म। तरह की सोशल हम्म। इश्यूज, और इस तरह का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और इस तरह की मॉरल हम्म। एजुकेशन में मिलेगी, तभी हम देश के प्रति समर्पित होंगे, देश के प्रति अपने आप को सोचेंगे और उसकी उन्नति में योगदान देने के लिए अग्रसर होंगे। जी। डॉक्टर साहब, एक चीज और भी देखी गई है कि कभी भी कोई भी झगड़ा, रैली, परेशानी या कुछ भी देश के अंदर होता है, तो वहां पे सबसे पहले जो है, बड़ा आसान है कि बसों में आग लगा दी, गाड़ियों में आग लगा दी, शीशे तोड़ दिए, और किसी हॉस्पिटल में पथराव कर दिया, किसी सार्वजनिक स्थल पर को नुकसान पहुंचा दिया, है नहीं? तो ये जो घटनाएं जो होती हैं, तो ये जो सार्वजनिक संपत्ति है, तो हमारा संविधान ये भी कहता है कि भाई ये आपका कर्तव्य है, दिस इज योर फंडामेंटल ड्यूटी बिल्कुल टू सही। सेव, ये सेव करना है आपको, रक्षा करना है कि जो सार्वजनिक जो प्रॉपर्टीज हैं इनको नुकसान ना पहुंचाया जाए। लेकिन लोग मानते नहीं है, है नहीं? तो बीच में योगी जी ने शुरू किया कि उन्होंने, भाई अगर आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे तो आपकी संपत्ति अटैच की जाएगी। लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, बड़े लोग रोए गए, लेकिन लोग उस पर लगा, कहीं ना कहीं लगाम लगी। लेकिन ठीक है, ये इलाज तो ठीक है कि जब कोई चीज घट जाती है तो उसका इलाज होता है, लेकिन जो मूल है, ये शुरुआत ही कहाँ से होती है कि आदमी उठा और किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया भीड़ ने। तो ये जो एक नागरिक सेंस है, या एक जो जिम्मेदारी का जो सेंस है, ये कब आएगा हम लोगों में? ये तब आएगा जब हम जागरूक होंगे। हम जागरूक जी। नहीं। आप एक बात ये देखिए, कितनी बड़ी मूर्खता है, वही वाली बात जो मैंने पहले अभी आपको कही थी, कि कालिदास हो रहे हैं हम, जी। जिस डाल में बैठे हैं उसी काट रहे हैं। वो सार्वजनिक संपत्ति नहीं है, वो हम जी। सबकी, जो टैक्स हम्म। का है, उससे जो रेवेन्यू हम्म। जाता है, उससे वो बनाई जाती है देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए। अगर हम उसको नष्ट कर रहे हैं, तो हम जिस हम्म। डाल में बैठे हैं उसी काट रहे हैं। इसमें नुकसान, हम्म। देश का, देश क्या है, एक समूह है, एक जनता का समूह को देश कहते हैं, समाज कहते हैं। हम्म। जब हम, तो वो जो प्रॉपर्टी जो देश की कही जाएगी, वो सम्मिलित रूप से हमारी है। जिस दिन ये भावना डेवलप हो जाएगी, आप जी। भीड़ है आक्रोशित होके बसों को जला देगी, गाड़ियों को जला देगी, बिल्डिंगों को जला देगी, पथराव करके सब तोड़ देगी। अपने घर को तोड़ो ना, अपनी गाड़ी को जलाओ ना। हम्म। हम तो तब जाने, आक्रोश तो हम आपका तब जाने कि अपने घर को तोड़ो, अपने घर के शीशे तोड़ो, अपनी गाड़ियों को जलाओ, उसको नुकसान पहुंचाओ नहीं, क्योंकि वो अपना है और जो देश का है। वहां बिलोंगिंग है। हाँ। हम्म। तो ये जब तक भावना चेंज नहीं होगी कि देश का नहीं मेरा है, आप हम्म। और बस में मैं देखता हूं, बैठे हैं और ब्लेड लिया, ब्लेड को यहां बांध देते हम्म। हैं और लिया, हम्म। क्या काट दिया। क्या 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 मिला, क्या मिला? कुछ नहीं। भीड़ हुई, आक्रोशित हुई बिना किसी बात पे, कोई आक्रोश का मतलब ही नहीं है। मैं कहता हूँ हम्म। आक्रोश होता है, पागलपन है। पागल हुई भीड़, हम्म। पागल होके अपने अपने संपत्ति मांग लगा दी। उससे क्या हुआ कि देश को नुकसान हुआ। देश को नुकसान हुआ तो अल्टीमेटली वो जाके हमें भी नुकसान होगा। देश पीछे जाएगा तो हम भी पीछे जाएंगे। तो यार सोचते क्यों नहीं है लोग, मैं समझ नहीं पाता कि अरे यार, तुम अपने एक जरा से जाति धर्म के पीछे तुम अपनी संपत्ति को आग लगा रहे हो। मैं तो अभी मैंने कहा कि तुम अपने घर को आग लगाओ ना, तुम अपनी गाड़ी को आग लगाओ, तब हम जाने, तब तब तुम्हें अधिकार मिलेगा बाहर की गाड़ी को जलाने का। वो जो भावना तुम्हारे हम्म। निजी संपत्ति के लिए है, वो तुम्हारे देश की संपत्ति के लिए क्यों नहीं है? वो भी तुम्हारी उतनी ही निजी है जितनी वो है। अब बिल्कुल। हमारी भावना ही गलत है।
हम केवल अपनी चीज को अपनी मानते हैं, देश को अपना कभी नहीं मानते। मैंने तभी कहा आपसे कि ये सारी चीजें तार, ये जो आप जितने भी पूछ रहे हैं ना, सब एक से एक जुड़े हुए हैं। देशभक्ति की भावना होगी, जुड़े हुए हैं। देशभक्ति की भावना होगी, तो अपने आप देश की संपत्ति को अपना माना जाएगा। कभी कोई देश को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कभी कोई देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा देश, मेरी संपत्ति। हम्म। कितनी बड़ी भावना है। तो ये बिल्कुल। बात पैदा करनी होगी, अगर देश को उन्नति के शिखर पे पहुंचाना है, और देश के साथ साथ अपने जी। आप को भी उन्नति के शिखर पर पहुंचाना है, तो ये भावना डेवलप करनी पड़ेगी, लाजमी। और इसके लिए परिवार को जागरूक होना पड़ेगा, और इसके लिए शिक्षा प्रणाली को जागरूक होना पड़ेगा। एजुकेशन हम्म। एक सब्जेक्ट ये जरूर देना होगा। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि बच्चे, हम्म। ये बताया जाना चाहिए कि तुम्हारे क्या कर्तव्य हैं, ये जो आप बता रहे हैं। इसके अलावा जी पारिवारिक बिल्कुल। क्या है, इसके अलावा मॉरल वैल्यूज क्या है, इसके अलावा सोशल वैल्यूज क्या है, और इसके अलावा एक्चुअल रिलीजन क्या है। तुम भाग रहे हो जो कपोल कल्पित रिलीजन है, कृत्रिम रिलीजन, कृत्रिम धर्म, हम्म। सेल्फ मेड, कॉन्कॉक्टेड। जो असली धर्म है उसको से भुला बैठे, इंसानियत। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जो आप कह रहे हैं कि एक मॉरल एजुकेशन का पेपर होना चाहिए, जो आपने कई मंचों से कहा भी है, बार बार आप ये कह रहे हैं, लेकिन इसकी तवज्जो जो है लोगों के पास पता नहीं कितनी जा रही है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें ये साफ तौर पर लिखा गया है कि महान आदर्शों को संजो कर रखें हम्म। और उनका पालन करें। अब महान जो आदर्श हमारे समाज में है, या जो भी हमारे पास मोरल एजुकेशन के नाम पर है, जो मनुष्य की उत्कृष्टता में आगे बढ़ने का काम कर सकते हैं, जिसमें कि एक और ड्यूटी है कि भाई देश के विकास के लिए प्रयास करें। तो देश के विकास के लिए प्रयास तो तभी होगा जब आप अच्छे आदर्शों का पालन करेंगे, है नहीं? तो अगर ये संविधान में प्रस्तावित भी है, तो मुझे बड़ा ताज्जुब है कि आज तक इन बातों का प्रचार क्यों नहीं किया गया, या इन बातों पर तवज्जो क्यों नहीं दी गई। सरकार को तवज्जो देनी चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को तवज्जो देनी चाहिए कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि महान आदर्शों का पालन करें। तो महान आदर्शों का पालन तो हम जी। तब करेंगे जब हमें वो महान आदर्श पता होंगे, और फिर हमारे अंदर हम्म। बचपन से वो भावना डेवलप की जाएगी कि वो, हम क्या करते हैं। राम मंदिर बना, कितना भव्य राम मंदिर बना, लाखों लोग जी। रोज रोज जा रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जी। वो जाके आरती गा के और मूर्ति की नमस्ते करके अपने को पूर्ति कर लेते हैं कि बा हमारा काम हो गया, सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो गया। हम्म। लेकिन किसी ने राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारा? बताइए। हम्म। रोज हर साल रामलीला होती है, हर घर में रामायण का पाठ होता है। जी। कोई राम के जी। आदर्शों को अपने जीवन में उतार पाया? राम का जी। आदर्श देखिए, जिसको अगले दिन राज सिंहासन मिलना था, पहले दिन उसके पिता बुलाए कहते हैं कि बेटा जाओ, तुम 14 साल के लिए वनों में जाओ। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी माता को वचन दिया हुआ है। आज जितने राम मंदिर जा रहे हैं, जितने लाखों लोग जा रहे हैं, इनमें एक भी बता दीजिए, एक भी कोई ऐसा बेटा होगा कि जिसका बाप ये कहे कि जा बेटे, और उसे अगले दिन कोई अचीवमेंट मिलना है, और उसे पहले दिन ये कह दे कि जा बेटे 14 साल के लिए वनों में जा। वो छूटते ही कहेगा पिताजी आपका दिमाग खराब हो गया, ये उम्र वनों में जाने की मेरी नहीं है। क्या सी बातें कर रहे हो, वचन दिया हुआ आपने तो आपने भाओ, मेरे से क्या मतलब है। तो बताइए आप जाइए। क्या कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं हम राम मंदिर में? क्या राम की आरती गाने से हमें सब कुछ मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। मैंने हमेशा कहा है, मैं हर एपिसोड में कहता हूं कि उसके आदर्शों को अपने जीवन में उतारो, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारो। कभी वो ये नहीं कहता, राम कभी ईश्वर ये नहीं कहता कि मेरे लात पकड़ो, वो कहता है मेरी बात पकड़ो। जब आप उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, वो तभी आपसे खुश होगा। मेरे माता हम्म। पिता, मैं रोजाना उनकी आरती गाता हूँ सुबह शाम, और करता हूं वो हम्म। जो वो बिल्कुल नहीं चाहते। जो उनकी उनकी बिल्कुल जो उनकी कोई आज्ञा का पालन मैं नहीं करता। अब तक हम्म। करता हूँ, शराब भी पीता हूँ, जुआ भी खेलता हूँ, सब काम करता हूँ, बेईमानी भी करता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता कभी नहीं चाहते। और फिर मैं शाम को जाके उनकी आरती गा दूंगा, सुबह को फिर आरती गा लूंगा। और एक और सज्जन है मेरे दोस्त, वो क्या करते हैं कि ना तो वो आरती गाते, ना वो कुछ करते किसी तरह का कोई ये सब ढोंग पाखंड, मैडम जी। जी। केवल माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। तो किसके माता पिता खुश होंगे? मैंने पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। हम्म। तो माता पिता किससे खुश होंगे, आप खुद बताइए इस चीज के। जो आरती गा रहा है बिल्कुल, क्या जब महान। आदर्शों को अपना के उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है?
आज्ञा का पालन करता है, निश्चित रूप से उनसे खुश तो होगा। फिर अब आप ये बताइए कि आदर्शों का पालन कैसे होगा? संविधान में जो लिखा हुआ है, आदर्श बताए, हम्म। उनको पालन करने की भावना हमें इंजेक्ट करनी पड़ेगी बच्चे हम्म। की। और वो बच्चे में हो सकती है, जब आदमी बड़ा हो जाता है तो वो पक जाता है, उसको चेंज करना बड़ा हम्म। मुश्किल होता है। जो उसको माहौल मिला है, उसी में ब्रॉटअप हुआ है, वो उसी माहौल के हिसाब से चलता रहता है, और देश और समाज धीरे 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 पतन की गर्त पर जाता जाता बिल्कुल। तो सब ये एक तरीके से ऐसी धारणा बन गई है समाज में कि भाई भगवान राम थे उस समय पे ये सब चीजें थी, उस समय पे आदर्शों का पालन होता था, है। है नहीं, उस समय पर ये सब चीजें थी, लेकिन आज नहीं कर सकते हम ऐसा। लोग बड़े उदाहरण देते हैं कि भाई आज तो जो है, आज का समय बिल्कुल अलग है। तो वो अब हमने उसको तय लगा करके एक विरासत के रूप में रख दिया है कि जब कभी हमें अगर अब थोड़ा बहुत अपने ऊपर गर्व करने की इच्छा हो तो हम उसको उठा लें और उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लें। और रही बात, जैसे आपने कहा कि राम मंदिर जाने की बात है, तो राम मंदिर जाने से ज्यादा इस बात पर व्यक्ति का जोर होता है कि भाई वहां पर कौन सा होटल अच्छा होगा, खाने पीने को क्या मिलेगा, भंडारा कहाँ मिलेगा, है नहीं, और मतलब किस तरीके से हमारा पूरा जो 2-3 दिनों का आयोजन होगा तो वो किस तरीके से एक मेमोरेबल हमारा ट्रिप बन जाए, है नहीं। वहां पे जाकर के पूजा, वो तो क्या भगवान जी का काम है कि भाई भगवान जी पे हम हाथ जोड़ेंगे तो वो तो कर ही देंगे जो भी हमारा करना होगा। तो कहीं ना कहीं वो जो आपने बड़ी बात कही है कि भाई जो जिन उच्च आदर्शों की स्थापना समाज में होनी चाहिए थी, वो तो स्थापना हुई नहीं, ना किसी ने उन बातों को पकड़ा। लोगों ने तो उसको एक तरीके से टूरिज्म ट्रिप की तरह से कर दिया कि भाई जाइए और आनंद लीजिए, और ठीक है होंगे भगवान राम ने उस समय पे किया होगा, हम उनको उनका हम सम्मान करते हैं, मतलब ऊपर ऊपर से कर लेते हैं अपना, तो गाड़ी उनको तो चली रही है, करेंगे, बाकी तो हमें जीवन में करना है वो तो कर ही रहे हैं, है नहीं। रामायण का पाठ तो हो इस तरह जाएगा, की, अखंड रामायण हो जाएगी, महाभारत तो बेड़ा पार हो गया। बिल्कुल, तो इस तरह की चीजें करने से क्या ये खाना पूर्ति है, क्या इससे कुछ बदलने वाला है, क्या ये हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, ये आपके हिसाब से है क्या ये? बिल्कुल अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। इसको मैंने वर्ड दिया है, अपने बहुत एपिसोड में कहा है, फॉल्स सेल्फ सेटिस्फेक्शन, झूठी आत्मसंतुष्टि हम्म। है ये केवल। और जो हमें पढ़ाई गई है बचपन से, जो हमने समाज में देखी है, जो हमने आगे देखी है, लेकिन असली बात हमें कभी बताई नहीं गई। असली हम्म। इसी के लिए मैं कहता हूं कि एक एजुकेशन का एक सब्जेक्ट सिलेबस में होना चाहिए, जिसमें वैदिक शिक्षा होनी चाहिए, जिसमें मॉरल एजुकेशन होनी चाहिए, जिसमें आदमी की सोशल वैल्यूज, सोशल एथिक्स, ये सारी चीजें उसमें सिखाई जानी चाहिए। देश प्रेम की बातें होनी चाहिए, और देश प्रेम उनके अंदर पौधारोपण करना चाहिए, उनको प्लांट करना पड़ेगा, प्लांट देश प्रेम पे। ऐसे नहीं हो जाएगा। हम्म। क्योंकि देखो भैया, मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसी की पूजा हम्म। करना कर लो, किसी की आरती हम्म। करना है, लेकिन उसकी आज्ञा का पालन करना, उसमें अपने आप को हम्म। बदलना पड़ेगा, उसने अपने चरित्र को बदलना पड़ेगा। वो तपस्या है, वो तो हमारे बस का काम है नहीं। हम छोटा सा काम ये करके अपनी इतिश्री समझ लेते हैं। अब मंदिर से आगे फिर अपने स्वतंत्र है, कुछ भी करें। मंदिर में तो कोई हम गलत काम करेंगे नहीं, वो तो भगवान ने करे। बाहर आके हम सब चीज करने के लिए स्वतंत्र है। तो कहां से हमारे में ये मॉरल वैल्यूज डेवलप होंगी? बताइए आप मुझे। जब हमने हम्म। खेल समझ रखा है, जीवन खेल नहीं है, जीवन एक तपस्या है। हम्म। ऐसे नहीं मनुष्य हम्म। बनता, ऐसे इंसान नहीं बनता। मेरा कहना सिर्फ ये, तपस्या किसी को बोलनी नहीं। तो ये भारत में के संविधान में जो ये 10 लिखी हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, अगर ये आदमी अपने आप को अपने आप में उतार ले, तो वो एक सच्चा इंसान बन सकता है। और सच्चा इंसान बनने के बाद ईश्वर के सबसे नजदीक वो होगा, ये दावा है मेरा। बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल। पसंद करते हैं जो सबसे ज्यादा उनका आज्ञाकारी होता है, सबसे ज्यादा उनके आदर्शों पर चलने वाला होता है। उससे पसंद नहीं होता जो उनकी आरती गाता है और सुबह शाम दारू पी घर में आता है, अपनी बीवी को मारता है, हम्म। अपने बच्चों को इधर उधर भेजता है। आप ये देखो सही यार, क्या हम्म। बेचारा समाज कितना पतन पे जा रहा है। एक लीपा पोती का माहौल चल हम्म। रहा है, असली कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं है, बाहर दिखावे में सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपसे अंतिम सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो हालात है, जो स्थितियां हैं, आज हर व्यक्ति का बदलना कोई नहीं चाहता, एक दूसरे पर रखना चाहते हैं, लोगों ने अपने पैरामीटर सेट कर लिए हैं
कि भाई देखो ऐसे ही होता है, ऐसे ही समाज चलता है, और आज के समय की तो देखो डिमांड है, हमें तो यही करना पड़ेगा अगर आपको जीना है समाज में। तो अब आप अगर उच्च आदर्शों को लेकर के चलेंगे तो कोई आपको पूछेगा नहीं, घास भी नहीं डालेगा। तो लोगों की जो विचारधारा है वो बिल्कुल दूसरी तरफ झुक गई है। और इसमें बड़े बड़े लोगों ने उनमें उसमें अपना जो आहुति है वो भी दी है कि भाई ऐसे ही चलता है। और अगर कोई बड़ा व्यक्ति आज हमारे देश की अगर कुछ बोलते भी हैं तो ऐसा लगता है वो सिर्फ बोल रहे हैं लेकिन अमल नहीं कर रहे हैं, तो हम्म। ऐसा भी लगता है। हम्म। तो ऐसी जो पूरी की पूरी जो हालात और स्थितियां जो बनी हुई हैं, तो जो हम कहते हैं कि हमारा देश जो है विश्व गुरु बनेगा, दोबारा बनेगा, या दोबारा हम अपनी उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे, दुनिया जो हमारी तरफ देख रही है, बहुत सारी बातें हम सुनने में आती हैं। तो क्या इस चरित्र से, इस मानवीय चरित्र से हम उन लक्ष्य को, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो जिसका सपना हम देख रहे हैं? कभी नहीं कर सकते। कभी लक्ष्य भेद नहीं हो सकता। जी। सबसे बड़ी बात है कि लक्ष्य भेद करने के लिए केवल ध्यान उस लक्ष्य पे केंद्रित करना पड़ता है। जैसे मैं पहले भी एक बार बताया था कि जब पांचों पांडव की शिक्षा पूरी हुई, धनुर्विद्या, तो द्रोणाचार्य ने उनकी परीक्षा ली। तो परीक्षा लेने में क्या किया कि पेड़ के ऊपर एक मछली टांग दी। अब मछली घूमती भी, नीचे रख दिया तेल, हम्म। इस तेल में देखो हम्म। और मछली की आंख को बिंदो। वही आप जो बात बता जी। रहे हैं वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम्म। नकुल आए, सहदेव आए, फिर युधिष्ठिर आए, सब आए, लेकिन क्या हुआ कि भीम आए। लेकिन सबसे पूछा उन्होंने द्रोणाचार्य ने आते ही कि देखो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है भीम? भाई जी मुझे तो मछली भी दिखाई दे रही है, पेड़ भी दिखाई दे रहा है, शाखाएं भी दिखाई दे रही, पत्ती भी दिखाई दे रही है, और आकाश भी दिखाई दे रहा है। तो उनका तुम्हारे बस का नहीं है, आ जाओ। इसी तरह चारों फेल हो गए। जब अर्जुन की बारी आई, हम्म। पूछा कि अर्जुन तुम क्या देख रहे हो तीर मारने से पहले, बताओ। तो अर्जुन ने कहा कि मुझे तो केवल मछली की आंख दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो उसने कहा तो चला दे तीर। आप इसका कितना हम्म। बड़ा लेसन है ये, कितनी बड़ी शिक्षा है कि अगर आपको हम्म। को प्राप्त करना है तो उस लक्ष्य पे ध्यान ही केंद्रित करना होगा, और सब चीजों को भूल। हम्म। तो अगर आपको अपने देश को उठाना है तो उस पर ध्यान केंद्रित करना है, तो उसमें सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। जब हम बदलेंगे तो समाज धीरे धीरे अपने आप बदलेगा। और हमारा लक्ष्य क्या होगा कि हमें देश को ऊपर उठाना है, हमें देश के लिए जीना, देश के लिए बनना है। मैं हमेशा ये कहता हूं, जब भी ये आता है ना रिपब्लिक डे, तो रिपब्लिक डे में मैं फेसबुक पर डालता हूँ हम्म। उसमें देशभक्ति के गाने वगैरह डालता हूँ, लेकिन उसमें मैं एक मैसेज देता हूँ हमेशा। इस बार भी दिया मैंने। मैंने ये कहा कि ये एक ऐसा त्योहार नहीं है कि हमने उस दिन देशभक्ति के गाने बजाए और अगले दिन भूल गए। ये त्योहार वो है कि आज हम शपथ लें कि हम देश की सार्वभौमिकता के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश के संगठन के लिए जिएंगे और मरेंगे, देश के लिए जिएंगे और देश के लिए मरेंगे। तब आपका ये सफल है राष्ट्रीय पर्व मनाना, अन्यथा नहीं। तो हमारा तो ध्यान ही नहीं हुआ, तो फिर कहाँ जाएंगे हम तो भटके पड़े हैं। बिल- भटका हुआ आदमी क्या कर सकता? बिल्कुल। जब उसे रास्ता ही नहीं है पता, तो वो कहाँ से हम्म। जाएगा? रास्ता जो बिल्कुल। बताता है क्या होता है कि जो आदमी जैसा होता है ना, वो खुद दूसरे को भी वैसा समझता है। जो आदमी जैसा होता है वो दूसरे को वैसे ही समझता है। तो अगर कोई सच्चा आदमी भी रास्ता दिखाएगा तो ये समझेंगे बोल रहा है, जो आपने अभी कही बात, खाली बोली हम्म। तो रहा है माइक पे, हम्म। पीछे क्या हम्म। पता। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। पांच उंगली कभी एक हम्म। से नहीं होती। ऐसे लोग अभी भी हैं। अगर नहीं होते दुनिया टिकती नहीं। लेकिन पहचानो, समझो उनकी बातों को, अपने जीवन में अडॉप्ट करो, अपनी लाइफ में अडॉप्ट करो। अरे आप तो सुधरोगे ही, आप तो उन्नति के अब उस पर जाओगे शिखर पे। आपके बच्चे जाएंगे, आगे देश जाएगा, समाज जाएगा, उसके साथ साथ संसार जाएगा। आज जितना भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल। सब समाप्त हो जाएंगे अपने आप ऑटोमेटिकली। क्योंकि जब बिल्कुल। एक सजेशन डॉक्टर साहब, एक सजेशन आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोग हैं जिनके बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे ही राष्ट्र के निर्माता हैं, हम सुन चुके हैं कई बार। क्योंकि जैसे अगर उनको अच्छा नागरिक बनाएंगे तो वो अ, देश का भी नाम करेंगे, समाज का भी, परिवार का भी। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है माता पिता की। तो माता पिता के लिए क्या सुझाव मैं आपका जानना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर मैं ये सुनता हूँ कि माता पिता अक्सर कहते हुए पाए जाते हैं कि बेटे तुम्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं करनी है, पहला डायलॉग। दूसरा ये दूसरा डायलॉग इस तरह का होता है कि तुम क्या किसी से कम हो?
तुम तो किसी से कम नहीं हो, है नहीं? तुम्हें बस जो है ऊपर रहना है, और तुम ये मत समझो कि वो नहीं है, तुम्हारे पास पूरा बैकअप है, तुम पूरे मतलब वो हो। तीसरा डायलॉग, अरे मैं इतना कमा दूंगा कि 7 पीढ़ियों के लिए कमा के चला जाऊंगा, मैं तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है नहीं? तो इस तरह के जो डायलॉग हैं, उसमें हम कर्तव्यों की बात कर रहे हैं और अधिकारों की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं माता पिता ही कर रहे हैं, कि भाई अधिकार तो उसको दे रहे हैं कि भाई तुम्हें 7 पीढ़ी के लिए कमा के दे देंगे, तो तुम्हें बिल्कुल। कुछ करने की जरूरत नहीं, चाहे मैं लूट मचाऊं, चाहे मैं खसोट मचाऊं, चाहे मैं भ्रष्टाचार करूं, चाहे मैं जो भी कुछ करूं, तो आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो कर्तव्य का जो पाइप है, उसका पानी तो आपने पहले ही बंद कर दिया। जो बिल्कुल। कर्तव्य जो करने वाला था कुछ, तो वो तो आपने सिखाया ही नहीं, और ऐसे व्यक्ति को आज समाज में लेके आ गए हैं। तो मैं आपका एक अंतिम एक सुझाव ये चाहता हूँ कि ऐसे माता पिता के लिए क्या कहना चाहते हैं? ऐसे माता पिता के लिए कहना चाहता हूं कि आप ये देखें कि बच्चा कुएं की आवाज होती है। बच्चा जो जब देखता है, उसे आप कुछ भी सिखा लो, वो बात अलग है। लेकिन जो आपने अपने जीवन में करते हो, प्रैक्टिकल, जो आपके आचरण है, वो उनसे उससे सीखता है। उसमें बड़ी जबरदस्त पावर होती है सीखने की। बच्चे में बहुत पावर होती है। वो रीड करता है, छोटी छोटी चीजों को रीड। बिल्कुल। आप तो भ्रष्टाचार भी कर रहे हो, रिश्वत लेके पैसा घर पे ला रहे हो, उल्टे सीधे काम भी कर रहे हो, और आप चाहते हो कि आपका बच्चा अच्छा बने, उसको अच्छी शिक्षा भी दे रहे हो। चलो मैं मान दिया कि उसको अच्छी शिक्षा भी दे रहे हो। रात को आप शराब भी पीते हो घर में बैठ के, या पान से पी के भी आते हो, पार्टी वार्टी में जाके पीते हो। आप ये समझते हो कि मेरा बच्चा जो है वो तो कभी शराब ना पिए, मेरा बच्चा कभी गलत काम ना करे, मेरा बच्चा कभी बेईमानी ना करे, वो देशभक्त बने। तो उसके लिए पहले आपको देशभक्त बनना पड़ेगा। उसके लिए पहले आपको अपने, वही मैंने कहा कि अपने आप को बदलो। आप किसी दूसरे को नहीं बदल सकते, आप अपने आप को बदलो। अगर आपको अपने बच्चे को बदलना है, देश के भविष्य को बदलना है, तो पहले माता पिता को बदलना होगा। माता पिता अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह उदासीन है। वास्तव में सिर्फ बता रहा हूं, आजकल के माता पिता अपने बच्चों के प्रति पूरी तरह उदासीन है, अनभिज्ञ है। बच्चे को क्या है, पैदा होते ही जी। मोबाइल पकड़ा देते हैं, इसलिए कि चलो बच्चा मोबाइल में लगा रहेगा, आप अपना, हम काम अपना करते रहेंगे, हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो आपने क्या दिया उसको शिक्षा? पहले शिक्षा दी जाती थी बच्चों को, पहले दी जाती थी छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, इनकी शिक्षाएं दी जाती थी। तब जाके बच्चे चंद्रशेखर आजाद और शहीद भगत सिंह बनते थे। आज आप शिक्षा किस चीज की दे रहे हो? आज आप मोबाइल दे रहे हो, पिक्चर के हीरो हीरोइन की आपने फोटो लगा रखी है कमरों के अंदर। क्या है? तो आप ये बताओ किस माहौल में बच्चा पल रहा है? बच्चा पैदा होने के बाद नहीं, बच्चा गर्भ में आने के हम्म। बाद ही सब कुछ सीखना शुरू कर देता है। आपने किस सुना होगा अभिमन्यु का, कि जब हम्म। अभिमन्यु गर्भ में था माता के, तो हम्म। अर्जुन एक दिन उनको चक्रव्यूह की रचना और उसको तोड़ने का सिखा रहे थे। तो वो सुन रही थी, चक्रव्यूह की रचना सुनी, उसके 6 द्वार तक तोड़े, लेकिन 7वां द्वार जो था वो तोड़ते टाइम वो सो गई। हम्म। एक ही, अब आप अभिमन्यु उससे सीख गया आप गर्भ में, और उसने जब हम्म। चक्रव्यूह रचा गया उसके अगेंस्ट, तो 6 द्वार तोड़ दिए, लेकिन 7वां नहीं तोड़ पाया, क्योंकि वो शिक्षा के भाव में अब मारा गया। हम्म। तो आप ये ना सोचें कि बच्चा पैदा कर लिया, अब बस आपका आपकी तीसरी हो गई। बच्चा जिम्मेदारी पूरी है। नहीं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपकी बहुत बच्चा पैदा करना आसान है, बच्चे को बड़ा बनाना बहुत मुश्किल है। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, नैतिक दायित्व है आपका। आप बच्चे को, अब बच्चा अगर अच्छा बनेगा तो आपका परिवार का भी नाम रोशन करेगा, देश का, समाज का नाम रोशन करेगा। कितना सीधा चौड़ा होगा आपके। और आपका बच्चा जाके जैसे आप भ्रष्ट का हो, वही भ्रष्ट बन गया, तो क्या है? बस पैसे के पीछे भागते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। अंधी दौड़ है, अंधा कुआं है, उसमें जाते रहो। कहीं कोई आपका ना तो कोई उद्देश्य है जीवन का। मैं कहता हूं पहले उद्देश्य बनाओ अपने लाइफ का। ये मनुष्य जीवन बहुत बहुमूल्य है। ये ऐसा नहीं है कि जानवरों की तरह से बिता के चले जाओ, बहुत हम बहुमूल्य है। तो इसके लिए माता बिल्कुल। दोषी हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। माता पिता को बदलना होगा, उनके अपने आचरण को बदलना होगा, तभी बच्चे बदलेंगे, और हमारे देश का और परिवार का, समाज का आगे का भविष्य सुखमय होगा और सुनहरा होगा। जी। डॉक्टर साहब, आज आपने हमारे साथ संविधान के में जो प्रस्तावित मौलिक कर्तव्य हैं उनके ऊपर आज आपने बातचीत की, और बहुत गंभीर चर्चा रही। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो हैं इस एपिसोड को सुने, और कम से कम इन मौलिक जो 10 या 11 जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं इनका पालन करें।
और कहीं ना कहीं अपने देश को, अपने समाज को और अपने आप को, अगर मनुष्य जन्म लिया है तो इन कर्तव्यों का पालन करके देश, समाज और स्वयं की उन्नति भी करें, प्रगति करें। और कहीं ना कहीं एक अच्छे इंसान बनने का जो हम चीजें भूल चुके हैं, तो वो भी हम अपनाएं। तो ऐसा नहीं है, हमारे संविधान में प्रस्तावित है चीजें, जरूरत है कि उनको आगे लाने की और उनको उनका प्रचार प्रसार करने की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पर रोशनी डाली और विस्तार से हमें समझाया भी। इसमें उनका कैसे अप्रत्याशित लाभ है, जी। स्पष्ट रूप से नहीं तो स्पष्ट रूप से उनका भी लाभ है, क्योंकि वो अगर अच्छे इंसान बनेंगे, देखिए आप कहाँ से सर्कल शुरू होता है, चेन। वो अच्छे इंसान बनेंगे, उनका बच्चा अच्छा बनेगा, उनका परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा, देश अच्छा होगा, बिल्कुल। देश उन्नति के शिखर पर जाएगा, वो अपने आप उन्नति के शिखर पर जाएंगे। इसके साथ क्या है कि जब वो अच्छा बनेगा, तो जो मैंने चार कर्त शुरू में बताए थे ना आपको, वो चारे कर्त पूरे हो जाएंगे। परिवार के लिए अच्छा हो जाएगा, माता पिता के लिए अच्छा हो जाएगा, देश और समाज के लिए अच्छा हो जाएगा, मानवता के लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छा है तो मानवता के लिए भी अच्छा होगा। और सबसे चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को पता ही नहीं है, लोग भूले बैठे हैं, अपने अगले जीवन के क्या लेके जा रहे हो। ये तैयारी किया है। आ रहे हो ना, ये पैसे कैसे भी तरीके से, ये तो सब यहीं रह जाएंगे, सारी संपत्ति पद प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाएगी। जाओगे तो क्या लेके जाओगे? ये जो मूल्य हैं, ये अगर अपने जीवन में अवतरित करोगे, अपने जीवन में इनको अडॉप्ट करोगे, तो आप अपने अगले जीवन के भी बहुत कुछ संपत्ति लेके जा सकते हो। तो मेरा मतलब ये है कहने का कि इस सब का लबोलबाप क्या निकला, संक्षेप ये, अगर आप अच्छे पथ पे चलोगे तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। वही मैंने पहले एक बार कहा था कि व्हाइट बॉल और ब्लैक बॉल, अगर हम व्हाइट बॉल फेंकेंगे तो भले ही ब्लैक आ रही है तो आने दीजिए, परवाह मत करिए, आप व्हाइट ही फेंकते जाइए, तो अल्टीमेटली फिर व्हाइट ही आनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको तो सिर्फ अच्छे ही काम करने हैं और अच्छे ही पथ पे चलना है, तो उससे सब कुछ चेंज होता जाएगा। एकदम नहीं होगा, जादू की छड़ी नहीं है, धीरे धीरे होगा, लेकिन धीरे धीरे हो। आपको बेस बनना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। खुद को बिल्कुल। अपने अपने लालच को छोड़ना पड़ेगा, अपने क्रोध को छोड़ना पड़ेगा, अपने झूठ को छोड़ना पड़ेगा, अपने मक्कारी को छोड़ना पड़ेगा, अपने फरेब को छोड़ना पड़ेगा, अपने धोखे को छोड़ना पड़ेगा, इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तब बिल्कुल। तब बिल्कुल। तब आप और जीवन में, कितना सुनहरा संसार बनेगा। जी, और जीवन में उच्च आदर्शों की अपना परिवार नहीं, स्थापना करनी है। केवल अपना परिवार नहीं, समाज, देश और संसार सभी सुनहरा होगा। बिल्कुल। बिल्कुल। और समाज में उच्च आदर्शों की स्थापना भी आपको करनी पड़ेगी, तभी जाकर के बात होगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हमने चर्चा की। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये एपिसोड पसंद आएगा और वो भी अपने जीवन में इसको अपनाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।